नमस्कार दोस्तों। अभी मुझे वोट दो और जब कोई सरकारी काम हो तो कुछ नोट दो। अब कुछ नोट नहीं लिए जाते हैं, अब बहुत बड़े नोट लिए जाते हैं और इन बड़े नोटों पर बात होती है। मैं आज इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि आज आपको याद होगा 11 साल पहले आज ही के दिन 22 अगस्त को तत्कालीन सरकार की जितने मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे या जो भी लोग थे, उन सबके घरों के बाहर जो है अन्ना की सेना के लोग, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, सब अन्ना अन्ना, तो वो सब लोग जो है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में तमाम जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की टीम पूरी लगी हुई थी और इस आंदोलन को कर रही थी। और वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, भ्रष्टाचार का रावण खत्म करना है। इसको लेकर के जो बात कही थी, मुझे लगता है कि हमारे देश के, भारत के लोग पूरी दुनिया में फर्स्ट क्लास लोग हैं, जो कि एक थर्ड क्लास सिस्टम का शिकार हो चुके हैं। अगर ये सिस्टम बदल जाए तो दुनिया में भारत सबसे ऊपर हो सकता है। आज अगर हम लोग रिश्वत देते हैं, आज अगर हम लोग गलत काम करते हैं, तो 90% से ज्यादा लोगों को मजबूरी में वो गलत काम करना पड़ता है, मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ती है। मेरा एक दोस्त है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां सप्लाई करने का काम करता है। वो कहता है, मैं सुबह आंख खोलता हूं और रात को सोता हूं, मेरी पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाता हूं तो वो कहते हैं दवाइयां नहीं चाहिए, बिल दे दीजिए, आधा आप रख लीजिए, आधा हमको दे दीजिए। कहते हैं मजबूरी है, भ्रष्टाचार करना मेरी मजबूरी बन गई है। वो मेरा दोस्त हर साल हमको डोनेशन देता है। 21 अगस्त 2011 को वो अन्ना की ही बात कह देता हूं, वही अन्ना हजारे जो आए थे कि अन्ना नहीं गांधी है नए भारत का, तो आप जाने क्या क्या कहे जाते थे। तो उन्होंने जो कहा था वो जान लीजिए। वैसे तो इस रामलीला मैदान में वर्षों से रावण जलता आ रहा है, मगर इस बार भ्रष्टाचार का रावण जलेगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के समाधान के बाद ही उनकी लड़ाई रुकेगी। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास न तो कोई बैंक बैलेंस है, न कोई संपत्ति है, न मंदिर में 6 गुणा 8 मीटर के कमरे में रहता हूं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र के सांसदों के घरों पर जाएं और उनकी सद्बुद्धि के लिए धरना दें। लोग बापू का प्रिय भजन रघुपति राघव और राजा राम गाएं और सांसदों से पूछें कि लोकपाल पर उनकी राय क्या है। वे सरकारी लोकपाल के साथ हैं या जन लोकपाल के साथ, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें वोट दिया है, यह आपका अधिकार है। आप समझिए, अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त जानना चाहा था, प्रधानमंत्री से पूछा था कि प्रधानमंत्री बताएं कि सरकार में किस जगह और कहां बात करनी है। उन्होंने अन्ना की बात में आगे और जोड़ा कि लोग सांसदों के अलावा दिल्ली में मंत्रियों और विधायकों के घरों के बाहर भी धरना दें जो दिल्ली सरकार के हैं, और धरना दें और उन लोगों से पूछें कि उनकी राय क्या है। 22 अगस्त की सुबह से लेकर शाम तक लोग सांसदों और मंत्रियों के घरों के सामने जाकर प्रदर्शन करते रहे और यह सिलसिला जारी रहा। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल रहे हों या और दूसरे मंत्री, 50 लोगों को इस आंदोलन में हिरासत में भी लिया गया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आंदोलन को आगे बढ़ाने और खर्चों के लिए पैसा जुटाने के लिए रामलीला मैदान में बनाए गए दान शिविर में लोगों की लंबी कतार लगी। लंबी बच्चे हो या बुजुर्ग, अमीर हो या गरीब, सभी अपनी क्षमता अनुसार दान दे रहे थे। लोग अपने घरों से खाना बनाकर ले आ रहे थे, अन्ना के समर्थकों को बांट रहे थे। धनी व्यापारी जो ट्रक में भर भर कर खाने की चीजें ला रहे थे, और मजदूर जो रामलीला मैदान में साफ सफाई में जुटे थे। और ये आपकी स्थिति थी। स्थिति ये थी कि लगातार ये आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन में कहां से पैसा आ रहा है, कहां से सामान आ रहा है, कहां से क्या आ रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे थे। और यही आपको याद होगा, मेदांता सिटी के जो मालिक हैं
वो समेत उनकी पूरी डॉक्टरों की टीम लगी रहती थी और कि हाँ, रोज बुलेटिन जारी करते थे कि अब अन्ना की ताकत कैसे है और क्या है, सारी चीजों को लेकर अन्ना के अनशन को लेकर के तमाम समस्याएं और सारी चीजों पे चर्चा होती थी। और उसमें कहा जा रहा था, हिंसा मत करो, मुझसे हिंसा सहन नहीं होगी, अगर मैं जेल जाऊं तो आप लोग सांसदों के घर पर विरोध जताओ, राष्ट्रीय संपत्ति को कोई नुकसान मत पहुंचाना, अगर पुलिस आती है तो खुशी से जेल जाऊंगा और कल सबको जेल भरो आंदोलन करना है, अहिंसा के मार्ग से जाके करना है, कैसे तानाशाही और सबसे लड़ना है, हुक्मरानों से लड़ना है। तो आप ये समझिए कि इस तरीके से चल रहा था। और इस तरीके से जब ये हो रहा था तो लग रहा था कि आज पूरा देश बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। और जब ये हो रहा था तो आप समझिए, एक चिंता थी, एक बात थी कि आखिर देश बदलने जा रहा है, लोगों में जुनून पैदा हो गया और उस जुनून ने किस तरीके से सारी सत्ता को उखाड़ फेंका, उस दिल्ली की सत्ता को उखाड़ फेंका जो शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार दिल्ली का विकास कर रही थी और दिल्ली को इतना बेहतरीन बनाया जो आज तक अरविंद केजरीवाल अपने 9 साल 10 साल के शासन में जो है नहीं दे सके, शीला दीक्षित ने दिया था। शीला दीक्षित के ही बनाए स्कूल हैं, शीला दीक्षित के ही बनाए अस्पताल हैं, या उसके पहले कांग्रेस की सरकारों में बने अस्पताल और स्कूल हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक भी स्कूल नहीं बनवाया, एक भी अस्पताल नहीं बनवाया। तो आप समझिए कि यह स्थिति थी। लेकिन कहा क्या जा रहा है, दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल, दिल्ली का जो है एजुकेशन मॉडल, और इन सब को लेकर अपनी पीठ को थपथपाया जा रहा है और बड़े बड़े अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में इसकी खबरें छपवाई जा रही है। कोई बात नहीं, अच्छी बात। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बहुत सारी चीजें सामने आ रही, इतने सारे सालों में इतनी चीजें सामने आ चुकी हैं कि पता चलने लगा है कि इस आंदोलन के पीछे आखिर खेल क्या था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं प्रशांत भूषण, जो अरविंद केजरीवाल और अन्ना की इस पूरी मुहिम में साथ थे और इवन आम आदमी पार्टी बनाने के फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने क्या कहा था? AAP founder member and civil rights lawyer Prashant Bhushan, who was expelled from the party in 2015, has claimed that the India Against Corruption movement was propped by the BJP and RSS to bring down the UPA government. Bhushan, who was the core member of IAC, which was the precursor to AAP, led by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. In an interview with India Today TV's Rajdeep Sardesai, Bhushan said, "In hindsight, there are two things that I do regret. One is not seeing that the movement was to a large extent supported and propped up by the BJP RSS for their own political purposes to bring down the Congress government." उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो है राजदीप सरदेसाई ने एक इंटरव्यू लिया, उसमें प्रशांत भूषण ने कहा कि आम आदमी की पार्टी बनने से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो मुहिम बनाई गई थी वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के राजनीतिक हितों के लिए थी। और इसके पीछे जो विवेकानंद फाउंडेशन था, वो अजीत डोभाल, वो उसके संस्थापक अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, और उन्होंने उसको किया था जो ये सारी चीजें पूरा कर रहे थे। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन और इस तरह से करके अन्ना को बैठा करके और जिस तरीके से पूरा प्लान किया गया, उस प्लान का हिस्सा थे अरविंद केजरीवाल। तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे था, कहा कि उन्हें देर से इस चीज का पता चला कि किस तरीके से थी। तो अन्ना की जो मुहिम थी वो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जरिए संचालित की जा रही थी और एक बनाया जा रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का सीन बनाया जाए कि पूरा सब कुछ भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार खत्म करने की एक लड़ाई लड़ी जा रही है। और उस लड़ाई में पूरा खेल था, उसमें बाहर की ताकतें काम कर रही थी और इन सारी बातों को जो है प्रशांत भूषण ने बड़े अच्छे ढंग से किया। उनका केजरीवाल और उनके बीच
मतभेद तो बाद में बढ़े, लेकिन सच्चाई है कि जो उनकी पूरी गतिविधियां थी, सारी चीजें थी, वो कई बार सस्पेक्टेड होती थी। तो लगता था वो जाके किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे बातें सामने आने लगी, चीजें सामने आने लगी। तो योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, अजीत झा, ऐसे सारे लोग, तो उन्होंने कहा कि हमें पहले पता था ये सारी चीजें, और इसको लेकर के कि किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने और किस तरीके से एक तानाशाहीपूर्ण शासन स्थापित किया जाए, उसकी एक प्रयोगशाला थी आंदोलन, और उसके जरिए पूरी गेम प्लान किया गया था। तो ये आप समझिए, तो प्रशांत भूषण के जो बयान है वो बताते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार स्थापित हो, किस तरीके से आम आदमी का एक पूरा एजेंडा तय किया गया, उसके पहले किस तरीके से और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आए, उसके लिए काम किया गया, और इन सबको बिल्कुल प्लान तरीके से सारा काम किया गया था। और यही वजह है कि सारी चीजें, और उसमें जो कोर कमेटी थी और सारी चीजें थी, उसमें किस किस तरीके से कहां से क्या चीजें होती थी, ये सारी बातें जो समझने वाली है। आरएसएस के जो विचारक हैं, आजकल राज्यसभा सदस्य हैं जो राकेश सिन्हा, वो भी उस समय उस आंदोलन को किस तरीके से कर रहे थे। और आप देखिए, इसमें जितने सारे लोग जुड़े हुए थे, उनमें बहुत सारे लोग, कोई गवर्नर बन गया, कोई कुछ बन गया, किसी भारतीय जनता पार्टी ने इनाम दे दिया, किसी को अरविंद केजरीवाल ने अपने ढंग से इनाम दे दिया, और इस तरह से पूरा ये चला। ये संघ अपने बलबूते कोई भी आंदोलन जो है नहीं खड़ा कर सकता था, इसलिए उसने कुछ चेहरे प्लांट किए, और उन चेहरों को प्लांट करने के पीछे भी एक बड़ी साजिश थी। उसमें था कौन? The AAP, on the other hand, has no strong ideological objectives. While one can associate the AAP with the India Against Corruption movement, the reality is that it hitchhiked on another man's clean image and personality. Yet the party has seen a tremendous rise in a short span of time. How has this been possible? There is a larger design behind Kejriwal's rise that remains hidden in plain sight. In 2000, Kejriwal, along with his friend Manish Sisodia, started an NGO named Parivartan with the help of Transparency International and Medha Patkar of the Narmada Bachao Andolan. And in 2002, Kejriwal's NGO started receiving foreign funds from institutions abroad. One of them was Ford Foundation. In 2004, he became an Ashoka Fellow. Guess who funds Ashoka? Ford Foundation. In 2006, Kejriwal received the Ramon Magsaysay Award, which is also patronized by the Ford Foundation. Now, the Ford Foundation is a problematic organization. In 2015, the government of Gujarat, while investigating Teesta Setalwad's embezzlement case, came across funding by Ford Foundation to her entities. It is also linked to the USA's Central Intelligence Agency, or the CIA, which has been documented in a number of articles and books. A 2001 article titled "The Ford Foundation and the CIA," written by an American professor named James Petras, states that the CIA uses philanthropic foundations as the most effective conduit to channel large sums of money to agency projects without alerting the recipients to their source. British journalist and historian Francis Stoner Saunders, in his 1999 book Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War, states that CIA considers foundations such as Ford the best and most plausible kind of funding cover. Apparently, these so-called prestigious institutions allowed the CIA to fund a seemingly limitless range of covert action programs affecting youth groups, labor unions, universities, publishing houses, and other private institutions. In fact, the CIA's own declassified documents reveal how Ford Foundation was part of its operations. The declassified files of CIA also reveals the links between Ford Foundation and the Magsaysay Award. Now let's connect the dots. Arvind Kejriwal rises to prominence with an NGO funded by Ford Foundation, becomes a fellow of the organization funded by Ford Foundation, and gets an award funded by the Ford Foundation. उसमें CIA थी, जैसा कि मैं कल बता चुका हूं आपको कि पूरी तरीके से CIA किस तरीके से फोर्ड फाउंडेशन के जरिए और अपनी वित्तीय संस्था, जो CIA की वित्तीय संस्था है, इक्विटेल के माध्यम से फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग करती है, और फिर फोर्ड फाउंडेशन किस तरीके से करती है, उसने किस तरीके से 2010 में पूरा बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के NGO कबीर को दिया,
और उसके जरिए पूरा खेल किया गया। और वो फोर्ड फाउंडेशन किस तरीके से लगातार काम कर रहा था, और रामदास जो थे, एडमिरल रामदास, वो उनकी बेटी किस तरीके से आकर के, और पूरे कविता एन रामदास किस तरीके से पूरे अभियान को संचालित कर रही थी। इसमें नारायण मूर्ति का फाउंडेशन जो है वो भी कहीं न कहीं जुड़ा था, नंदन नीलेखेड़ी लगे हुए थे, और ये सब जो है अमेरिका से पोषित होते हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए काम करते हैं और वहां से इनको डायरेक्शंस मिल रहे थे। और इस तरीके से सारा पूरा काम चल रहा था। तो आप इससे समझ सकते हैं ये आंदोलन कहां से कैसे काम कर रहा था। और स्थिति ये, इस बात को और ज्यादा विस्तृत समझ में आया जब अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले अन्ना ने एक और आंदोलन करने की बात कही कि हाँ साहब, जिस तरीके से स्थितियां हैं नहीं हो रहा है कुछ, तो उन्होंने 2018 में एक और आंदोलन की बात कही, लेकिन उस आंदोलन में जो अन्ना का जादू था वो नहीं रह गया। मंच खाली था और मैदान भी खाली था। मैदान में कुछ किसान आ गए, कुछ और आ गए, और उन सब की अपनी अलग अलग मांगे थी। कोई भी जन लोकपाल के लिए नहीं थे। खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने सिर्फ दिल्ली में और दिल्ली प्रशासन के लिए भी उस तरह का कोई भी लोकायुक्त लोग जो है जन लोकपाल टाइप का कुछ बनाने की कोशिश नहीं। तो आप समझिए ना, अरविंद केजरीवाल अपने राज्य में करते हैं, पंजाब में भी सत्ता में आ जाते हैं, आज 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, वहां पर भी नहीं करते हैं। और उसके पहले आप देखिए वो अपने सदस्यों द्वारा वहां पर संसद में भी प्राइवेट बिल तक नहीं लाते। तो आप समझिए कि कहीं मकसद था ही नहीं, मकसद सिर्फ सत्ता पाना था। और सत्ता पाने के बाद क्या हो रहा है, जिन 2G घोटाले का नाम लेकर के ये सत्ता में आए, वो 2G क्या था, उसमें भी 1,75,000 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार को एक मुश्त मिला था 2G देने के लिए, एक मुश्त। और अब जो भारत सरकार ने तय किया था 4,30,000 करोड़ रुपया का बेस प्राइस की जो मिनिमम होगा, उसके बावजूद जो 5G बिका वो बिका 1.5 लाख करोड़ का, और वो 1.5 लाख करोड़ भी 20 साल में देना है। अब आप समझिए यानी कितना बड़ा घोटाला है, 20 साल में पे करना है। इतना तो आप ब्याज से ही पे कर देंगे, तो किस्तों में पे करना है। आप समझिए किस तरह से किया। उसे आप महाभ्रष्ट बता रहे थे जिसमें 1,75,000 करोड़ मिला, और यहां आप 5G, वो 2G था, यहां 5G दे रहे हैं, वो भी 20 साल में देना है, वो भी 1.5 लाख करोड़ में दिया। और जो आपने फिक्स किया उससे भी 2,80,000 करोड़ रुपया कम में। तो आप समझिए, लेकिन इस पर एक आवाज केजरीवाल की नहीं उठती है, एक आवाज अरविंद अन्ना हजारे की नहीं उठती है, या जो मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन उसकी नहीं उठती है, किसी भी जो है भ्रष्टाचार विरोधी संगठन की नहीं। तो यही स्थिति। इन सबके साथ साथ और चीजों को आप देखिए, यदि आप देखेंगे किस तरीके से चीजें बदल गई। करप्शन का स्थिति यह है कि जो विश्व का डाटा है उसके मुताबिक भारत पिछले कुछ सालों के अंदर जो है 1 दशक के भीतर जो करप्शन का लेवल था उससे डबल हो गया है, यानी जबकि वास्तविकता में उससे 4 गुना हो गया। जहां 500 रुपया लगते थे वहां 2,000 रुपया लगते हैं, जहां 100 रुपया लगते थे वहां 500 रुपया लगते हैं। तो आज यह स्थिति है करप्शन की, और बगैर करप्शन के कोई आपके पहले जो आपके सही कार्य थे वो बगैर करप्शन के हो जाते थे, बाकी कार्यों में जहां आप फेवर चाहते थे वहां गड़बड़ होती थी। अब तो सही कार्यों के लिए भी होता है। तो आप इन सारी बातों को समझिए। तो इस तरह की स्थिति है। और दिल्ली में ही आप जाइए, दिल्ली सरकार के तमाम कामों के लिए आप जाइए, जो जेन्युइन काम है उनमें किस तरीके से रिश्वत आप देख सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल बेसिकली उस विदेशी ताकत की उपज जो चाहती थी कि आर्थिक तौर पे बढ़ रहे भारत को रोका जाए, सामाजिक तौर पे बढ़ रहे भारत को रोका जाए, सैन्य और दूसरे तरीकों से मजबूत हो रहे भारत को रोका जाए और भारत को अस्थिर कर दिया जाए। और आज वही स्थिति है।
आज भारत अस्थिर हो चुका है। कहीं जात के नाम पर हमले हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कहीं धर्म के नाम पर हमले हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कहीं क्षेत्र के नाम पर हमले हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कहीं किसी तौर पे भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। भारत कर्ज में अथाह डूब चुका है। 95% भारत कर्जदार हो चुका है। जो भारत संबल में था, स्थिति थी, जिसका 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, वो आज 140 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। जिस उत्तर प्रदेश का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, वो आज 7 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। और जिस पंजाब का 2 लाख करोड़ का कर्ज था, वो कर्ज भी अब 3 लाख करोड़ से ऊपर का हो चुका है। जिस हरियाणा का कुछ हजार कर्ज होता था, 64,000 के आसपास कर्ज होता था, 64,000 करोड़ का, वो जो है आज 3 लाख करोड़ हो चुका है। गुजरात का इसी तरीके से हुआ। इसी तरीके से तमाम राज्यों का कर्ज बढ़ गया है, कर्ज बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया जा रहा है, वो विदेशी कर्जों के जरिए डेवलप किया जा रहा है, यानी विदेशी किस तरह से। चाइना आज हम पे हावी हो गया है, और इंडियन जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिस पर चाइना का एकाधिकार है, हम उसके बहुत बड़े कर्जदार बन चुके हैं। हम IMF के बहुत बड़े कर्जदार बन चुके हैं। हम विश्व बैंक के बहुत बड़े कर्जदार बन चुके हैं, जिसे चुका पाना हमारे बूते में नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में रोजाना हमारे देश के तमाम सार्वजनिक उद्यम नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, और तमाम राज्य बेच रहे हैं। स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी ने 2 दर्जन से अधिक सार्वजनिक उद्यम बेच दिए हैं, और 2 दर्जन ही बेचने की तैयारी में। इसके अलावा वहां पे नौकरियां और दूसरी चीजें कम हो गई हैं। देश अस्थिर हो चुका है, और कुछ वक्त बाद में यह स्थिति होगी कि सब कुछ बिगड़ जाएगा। इस स्थिति में लाकर देश को खड़ा कर दिया, और जब इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, तो निश्चित रूप से सबको चिंता का विषय बनता है, और चिंता करनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा है, हम देश के। हमने इसकी लड़ाई इसलिए लड़ी थी क्योंकि हम करप्शन फ्री इंडिया चाहते थे। लेकिन असल में करप्शन फ्री नहीं बनाना था, कुछ पूंजीपतियों को सौंपना था, कुछ विदेशी शक्तियों का यहां इंटरफेरेंस बढ़ाना था। चाइना को 1000 किलोमीटर की भूमि कब्जा करानी थी, और देश को अस्थिर कर देना था, जिसके बूते अपनी सत्ता स्थापित कर दी जाए, लोगों के अंदर डर पैदा करके, अस्थिरता करके पैदा कर दी जाए, और इसके लिए पक्ष भी हमारा हो और विपक्ष भी हमारा हो। तो इसी रणनीति पर, इसी RSS की रणनीति पर, जो पूरी एक लंबी फेरिस्त है, पूरी लंबी एक पूरा प्लान है, जिसे कहेंगे ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। यही वजह है कि जो राष्ट्र को लेकर के सदैव से लड़ते रहे थे, सदैव 1968 से लड़ रहे थे, वो प्रशांत भूषण, शांति भूषण और उनका परिवार भी आज अलग थलग है। जो राष्ट्र के लिए मरने वाले कवि थे, और उसके लिए कुमार विश्वास और वो सब करने वाले, वो सब आज अलग थलग है। वो तमाम सारे लोग, और तमाम सारे लोग जो वैसे थे, वो कोई भाजपा में चले गए, कोई कहीं चले गए, और इस तरीके से। तो दोनों एक ही थाली में है, लेकिन उनके सबके अपने अपने टास्क दिए हुए हैं, उन टास्क को पूरा किया जा रहा है। तो कमोबेश ये हालत है। इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, इन सारे पूरे तथ्यों की जांच करने की जरूरत है, और आप देखिएगा सब कुछ मिलेगा। आज उसी तरह हो रहा है, चाहे अजीत डोभाल देख लो, चाहे विवेकानंद फाउंडेशन देख लो, चाहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन देख लो, चाहे कबीर को देख लो, चाहे और दूसरी चीजें देख लो, चाहे फोर्ड फाउंडेशन को देख लो, चाहे CIA की एक्टिविटी देख लो, चाहे चाइना की एक्टिविटी देख लो, और चाहे जिस तरीके से चाइना का हमारे यहाँ पूरा 70% मार्केट पे कब्जा कर लिया है। तो आप समझिए, जिस चाइना के साथ में हमारा आयात जो था वो करीब 25% था, आज वो 70% हो गया। आज हमारा जो व्यापार घाटा है, इसी कारण से डबल, कितने गुना बढ़ गया है। समझिए, तो हम इस स्थिति में आ गए। हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगातार गिरता जा रहा है, और गिर करके 570 के अंदर आ गया है अरब डॉलर के, जो कि हमारा कभी 750 अरब डॉलर होता था। तो आप समझिए, हम कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, दूसरे और सामरिक तौर पर दूसरी तरीके से किस तरह से हो रहे हैं।
आज अमेरिका की सेना और दूसरे के और तमाम लोगों को हमारे यहाँ लाया जा रहा है कि उनके साथ मदद मिला करके हम सुरक्षा करें। तो आप समझिए, यही तो चाहता था अमेरिका कि हमारा ठिकाना पाकिस्तान की बजाय भारत बने, और भारत वही कर रहा है। और किस तरह से चाइना चाहता था कि ये नूरा किश्ती होती रहे जिससे कि हम अपना फायदा, अपना माल बेच सके, क्योंकि उसका धंधा वही है। तो ड्रैगन अपनी स्टाइल में चल रहा है, अमेरिका अपने हित साध रहा है, और इस तरीके से दुनिया के हम उपभोक्ता बाजार बन के रह गए, और हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, हमारी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, इस खेल को समझने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के रहते यही नहीं हो पा रहा था। क्योंकि इंदिरा गांधी ने निक्सन को वही उनके देश में चुनौती दी थी और चली आई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ में जलील किया था और चली आई थी, और उन्होंने दुनिया के वैश्विक नक्शे पर को बदल दिया था। अमेरिका को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया था, अमेरिका डर गया था। तो इंदिरा गांधी ने वो किया था। उसके बाद अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ पाती, राजीव गांधी ने भी उसे ही आगे बढ़ाया, लेकिन कालांतर में जो हुआ है उसके बाद में अमेरिका भगवान बन गया है। चीन महाशक्ति के रूप में हमें दबा रहा है, और हम दबते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। तो इस पूरी गणित को समझिए कि अरविंद केजरीवाल किस खेल का हिस्सा है, और ये ईडी, सीबीआई और ये सब जो है आईटी, और ये सब पूरे गेम का हिस्सा है, गेम प्लान। उस गेम प्लान को समझिए कि कुछ लोगों की आहुति देके यदि बड़े टास्क पाए जा सके, उसमें बुराई क्या है, ये बात मुझसे खुद मोहन भागवत जी ने कही थी। तो आप समझिए कि वो कुछ आहुतियां देते हैं और बड़ी चीजें हासिल करते हैं, क्योंकि सत्ता में बने रहना यही उनकी कसम है। और यही बात सावरकर ने कही थी, एन केन प्रकारण सत्ता में रहना है, सत्ता हासिल करनी है, तभी हम अपने उद्देश्य को पूरा करें, और वही कर रहे हैं। आप लड़ते रहिए, वो सत्ता का सुख भोगते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।